हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जिसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता थे। इनका जन्म जो 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम एकमात्र कृति से ही अमर हो गया था। इनका नाम सिर्फ एक कृति इन्होंने किया था, उससे यह इनका नाम जो है वह फेमस हो गए थे। वह थी कि हालांकि विपुल साहित्य किया, उन्होंने छायोत्तर काल के कवियों में बच्चन का एक विशिष्ट स्थान रहा। बच्चन जी यानी कि अमिताभ के पिता, जो अमिताभ के पिता है, उनकी मात्र एक कृति ने उनको फेमस कर दिया था। लेकिन उन्होंने छायावाद के काल कवियों में बच्चन का विशिष्ट मैंने पहले वीडियो में बताया कि छायावाद मतलब कि जो प्रकृति के नेचर से जो मनुष्यता देखे, नेचर में मनुष्य देखे, उसको हम छायावाद करते हैं। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, ये कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में रहे। कौन से सब्जेक्ट में? अंग्रेजी के। उसके बाद ये दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थल में अपना इन्होंने योगदान दिया। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोदिक प्रेस में की थी। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे नौकरी की थी? पायोदिक प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी की इतनी शोहरत मिली है कि इनकी मधुशाला का जब सभा सम्मेलन होता था, कवि सम्मेलन होता था, तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। लोग ये मधुशाला के सुनने के लिए लोग वहाँ पर बहुत तादाद से लोग इकट्ठा हुआ करते थे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पट्स, किसके नाम? जोहन पिट्स के नामक जो एक कवि हैं, उनके वाङ्मय पर इन्होंने पीएचडी है ना, किसी पीएचडी करते समय, डॉक्टरेट करते समय हमें किसी न किसी के ऊपर थीसिस लिखनी पड़ती है। तो इन्होंने जोहन पिट्स के कविताओं पर, यानी जोहन पिट्स के ऊपर ही इन्होंने थीसिस अपनी लिखी, उस पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली की इन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम यानी कि लंबे समय तक कार्य को किया। इनको जो है आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण आदि पुरस्कार मिले, जबकि मैंने आपको ये पुरस्कारों को प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है। तीर पर कैसे रुकूं, तीर पर कैसे रुकूं, आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। ये कविता पंक्ति आज भी लोग इसको गुनगुनाते हैं। ये कविता जो है आज भी लोग इसको जानते हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत, इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, शीर्षक के 4 खंड में लिखा गया है। इनकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, इनकी आत्मकथा का एक अंश है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें से इन्होंने एक यहाँ पर पाठ लिया हुआ है। प्रस्तुत जो आत्मकथांश है, ये मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यह जो है यहाँ पर प्रस्तुत है। लेखक लिखते हैं, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाले प्यार करने वाला, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। सच कहूँ, मतलब लेखक कहते हैं कि मैं सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी को के प्रति जो है प्रायः निर्भय था। यानी कुछ भी हो जाए, बुखार हो गया, कुछ भी, मैं अपना काम स्वयं करता रहता, हमेशा रहता था। शायद मैंने गांधी जी का एक लेख था, उसमें लिखा था, गांधी जी के लेख कभी पढ़े थे, उसमें लिखा था बीमार होना अपराध है। क्या लिखा था गांधी जी ने? बीमार होना अपराध है। और हमें शरीर, जो हमें शरीर दिया गया है, उसे हमें स्वच्छ रखना है, उसको हमें निर्दोष मतलब कि निरोगी रखना है। हम अपराधी तभी हैं। अब इसको ने लेखक ने क्या किया, इसको और तर्क दिया कि जिसने अपराध किया है उसे दंड अवश्य देना चाहिए। तो वही कहते हैं कि अपराधी इन्होंने मतलब गांधी जी लिखा था कि बीमार होना अपराध है, यह और शरीर हमें जो मिला है उसे स्वच्छ रहना चाहिए। तो इन्होंने ये आगे एक तर्क लगा दिया कि यदि अगर बीमार पड़ गए तो हमें क्या करना चाहिए, उसे दंड, क्योंकि जो तकलीफ़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको हमें दंडित किया जाना चाहिए। तो ये तर्क को इन्होंने आगे किया कि अपराधी को दंड मिले। मुझे जब कभी छोटी बूटी बीमारी होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो वो लेखक कहते हैं कि मैं कभी लेटता नहीं था, मैं सोता नहीं था,
और अपने काम को मैं आगे करता रहता था। और जब मुझे भुट्टे भर बुखार, भुट्टे भर जैसे मकई का भुट्टा है, उसको हम आग पे सेकते हैं तो उसको जलता हुआ हम नहीं छू सकते हैं, तो उसी तरह से तेज बुखार, यानी कि जब लेखक को खूब तेज बुखार हुआ करता था तो वे रात के ट्यूशन पर जाते थे और लोगों को ट्यूशन पढ़ाते थे। आज अगर ट्यूशन जाएंगे तो लोग भगा देंगे कोरोना करके। बुखार की गर्मी, जब उनको उनको बुखार की गर्मी तेजी होती थी तो और ज़ोर से पढ़ाते थे। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि बीमार तो अमीर की हरम जगदी है, क्योंकि अमीरी लोग के पास, अमीर लोगों के पास पैसा रहता है, दवा ववा करा सकते, आराम कर सकते। लेकिन जो रोजी रोटी कमाता है, यदि व्यक्ति रोजी रोटी कमाता है, अगर उसको यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन अगर वो बीमार रह गया तो उसका घर का कैसे चलेगा, खाना पीना कैसे वह खाएगा। गरीबों को तो अपने पीछे लगना नहीं चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह सहायक है। जब मैं लिखने बैठता था, जब खूब बुखार होता था, मुझे सबसे ज़्यादा उसमें मैं लिखने का कार्य करता था, प्रेरक और प्रोत्साहन लगता था। और एक तरफ जिसमें मेरी अनुभूति को ताप आता था, जिससे मेरा हृदय जो है वह गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह भट्टी, जो मेरे विचार, एक तरह वह भट्टी जो चूल्हे जैसा होता है उसमें आग जलाया जाता है, एक तो वह जो मेरे दिमाग में विचारों की भट्टी थी, भाव थे, कल्पना थी, वह सब उबल होता था, उच्छादित कर जाता था। और मतलब कि जब मैं बुखार पड़ता था, बीमार पड़ता तो मैं अत्यधिक लेखन कार्य करता था, ट्यूशन पढ़ाने था, मैं उसमें और ज़्यादा उत्साहित होकर कार्य को करता था, क्योंकि मैं बीमारी को कभी दुलराने वालों में से नहीं था, ऐसा लेखक कहते हैं। ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं जब बुखार हो तभी लिखता था, मैं तो अपना लेखन कार्य हमेशा करता था, मैं हमेशा ही लिखता रहता था, परंतु जब बुखार आता था तब मैं अर्बदा करके लिखता था। पर अगर लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी। हल्के बुखार में तो मैंने हंस मालूम होता कि कोई मेरा बदन छू कर कहता, मैं तो कभी मतलब हंसकर भी हटा देता था कि मुझे बुखार है। अगर कोई मुझे छूता था तब कहता था कि अरे आपको तो बुखार है, तब मैं तब पट से जवाब देता हाँ बुखार है। तो मैं शायद ये किपलिंग है, लेखक है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी जब उसे किपलिंग को बुखार आता था, किसको, जब किपलिंग को कभी कभी बुखार आता था तो वह बुखार में वह सोता नहीं था, वह बल्कि अपनी और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने से मुझे याद नहीं, यानी लेखक कहते हैं कि ये कभी कहता है किपलिंग कि मैं अगर बुखार हुआ या मैं बीमार हुआ हूँ तो मैंने उस दौरान कम लेखन कार्य किया, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। यानी कि बुखार होते हुए भी अभी खूब अच्छे ढंग से आगे लिखता रहता था। और कहता है कि यह इसका निर्णय न देना चाहूँगा। प्रसंगवद एक बात याद आ रहा है, प्रसंग यानी कि एक बात याद आ रही है, 2 चट्टान की, यानी जब उन्होंने 2 चट्टान की कविता की रचना की थी उस समय इन्होंने देखा कि सबसे बड़ी कविता जो शास्त्र नोबल पुरस्कार ठुकरा कर वे 2 चट्टान यानी सिसिफस बक्स हनुमान, ये फिलिपसी में पढ़ते पढ़ते लिखा था। यानी कि ये जो उन्होंने उस समय जब बुखार आया था तो नोबल पुरस्कार को भी ठुकरा दिया था। 2 चट्टान और सिफिस बक्स हनुमान, ये 2 लेखन कार्य जो इन्होंने प्लूरिसी नामक, जो एक दांत में पानी भर जाता है और वह लीवर के ऊपर यानी कि पीला जैसा, यानी पिलुसी यानी पानी भर जाना, बराबर उसको कहते हैं, उसमें पढ़े पढ़े उन्होंने लिखा था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर थी तो बीमारी मुझे कभी पराजित यानी मुझे कुछ भी हरा सकती न थी, और मैं ही अपने जिद से अपनी बीमारी को पराजित कर देता था। अगर बुखार आता था आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी ने कहा था, एक विश्राम तिवारी ने कहा मार के पीछे भूत भागे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने लिए प्रयोग सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि काम के पीछे जो है वह बुखार भागे। यह बुखार मामूली था, इसका संबंध तो तूफान, मतलब यह बुखार जो मुझे इस बार हुआ था, मैं तो सोचा था कि मामूली बुखार है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि इसके पीछे बहुत बड़ा घटना होने सा जो मुझे महीनों तक झकझोर के रख देगा और जो शांत होने से सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे ही देगा। यानी ये बुखार जब शांत होगा, जब खत्म होगा, सबसे बड़ा झटका मुझे ही मिलने वाला। उस समय स्कूल बंद था, ट्यूशने पे मैं जाता था, अपनी उनकी आमदनी जो थी वह ज़रूरत से कम थी और किताबों की बिक्री से वह नियमित नहीं हो पाता था। कर्ज दिन ब दिन
सर पे चढ़ता जा रहा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, दो महीने चला, फिर जुलाई यानी 9 महीने बुखार। अब बुखार के साथ ट्यूशन भी जाना ना हो पाता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाता पढ़ता बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री या 102 डिग्री बुखार होता था। कमजोरी दिन ब दिन मुझे बढ़ती जा रही थी, कभी कभी धीमी खांसी भी आने चालू हुई। दवा शौकिया दवा बट्टू होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है, क्या मुझे यानी टाइफाइड हो गया। एलोपैथिक का इलाज अब मैं अपने मेरे से बूते से बाहर था, मेरी ताकत से बाहर था, क्योंकि ट्यूशन्स स्कूल्स मेरे धीरे धीरे सब बंद हो रहे थे और इस वजह से मैं ये सब कार्य नहीं कर सकता था। और मेरी उस समय जब मैं बीमार था तो मुझे याद आता है कि जब बार बार पहले श्यामा, उनकी पत्नी का नाम, पहली पत्नी का नाम श्यामा है, दूसरी पत्नी का नाम तेजी है। तेजी जो है अमिताभ की माँ है। तो कहते हैं कि मुझे मेरे जीवा पर क्या लगता है कि कुछ बढ़ गया था कि श्यामा बार बार बीमार होती थी। मैंने उससे कहा कि श्यामा की बीमारी मुझे लग जाए, और मैं बीमार पड़ गया। और श्यामा जो है दिन रात मेरा महीनों तक वह स्वस्थ हो गई और मेरी चिंता उसे हमेशा लगती जा रही थी। श्यामा मेरी एकदम अच्छे ढंग से वह मेरी सेवा करती जा रही थी, क्योंकि सारे काम समाप्त करके वह गर्मी थोड़े थोड़े पड़ती थी, वह बहुत दुबले होते गए, क्योंकि बुखार कंटिन्यूअस महीनों, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने तक रहा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि यदि डॉक्टर बीके मुखर्जी से परीक्षा कराऊं, तो मैं टाल मटोल किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जब तक तुम जो है डॉक्टर बीके मुखर्जी को नहीं दिखाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। और इस वजह से लेखक को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा और उन्होंने क्षय का रोग है यानी टीबी का रोग है ऐसा कह के उनको डर गए। उस समय टीबी बहुत ज़्यादा मतलब चलता था और लोग जो है उसमें जो डर जाते थे और वो डर गए और वहाँ से वह दवा चालू किया और इतना ज़्यादा उनको नुस्खा लिख डाला, उनको एकदम बेड रेस्ट पे और खाने पीने पे मेरा भी ध्यान ना, गुनगुना पानी पीना, और इस तरह से वह श्रम संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। या वो जो है उन्होंने मना कर दिया कि तुम यह नहीं कहोगे। तो कहते हैं कि खुलते हैं जीवन मधुशाला, क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। मैं सबसे मर्म भेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैवध्य लिखा हुआ है? क्या श्यामा विधवा हो जाएगी? अब तो धीरे धीरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, बुखार मुझे छोड़ नहीं रहा। अब मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगी। अस्तु, प्रणाम।